नमस्कार, हिंदुस्तान हॉटलाइन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र। जी हां, अब समय हो चला है रूबरू का और इस बार हम बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी, जो आप कुलपति हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। जी हाँ, खास तौर से आप ऐसे यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं जिसका नाम सुनने के बाद लगता है कि हमारे देश में आदिवासियों की जनजातियों को विकास के लिए काफी कुछ किया जा रहा है। हम इस सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन सर हम सीधे हम आपको बता दें कि हम चर्चा के लिए हैं। शिक्षा नीति आ गई है, सरकार ने उसका अप्रूवल कर दिया है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, यह राष्ट्र के नवनिर्माण, सर्वांगीण विकास एवं ज्ञान लोक की महाशक्ति बनने का पथ प्रशस्त करने वाली सुविचारित एवं सुव्यवस्थित शिक्षा नीति है, जो 34 वर्षों के बाद एक कठिन परिश्रम, चिंतन और पूरे देश के प्रमुख लोगों का विचार लेकर और जन सामान्य को सहभागी बनाकर यह नीति प्रस्तुत की गई है और इसे अब लागू किया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इसमें धर्म, दर्शन, अध्यात्म, कला, साहित्य एवं अनुसंधान के क्षेत्र में प्रवीणता के लिए सूत्र और स्रोत दोनों निहित हैं। इसके माध्यम से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, पाठ्यक्रमों की पूर्णता के विकल्पों में लचीलापन, विषय संयोजन के चयन की स्वतंत्रता और कौशल विकास से रोजगार उपलब्धि जैसे प्रगतिशील कदम समाविष्ट हैं। हम कह सकते हैं कि यह शिक्षा नीति भारत के लिए एक नए युग का सूत्रपात है, जिसके माध्यम से राष्ट्र की आत्मनिर्भरता, साथ ही जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर व्यक्तित्व के पूर्ण विकास की क्षमता स्वतः आएगी। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में नए प्रयोग, संसाधन जो सुलभ हैं, इनका सम्यक उपभोग एवं वैश्विक स्तर पर जो उपलब्धियां हैं उन्हें अपने देश में लाकर उनके अनुकूल, उनके समकक्ष और उनसे बेहतर यहाँ की व्यवस्था बनाना इस शिक्षा नीति का ध्येय है। इसके माध्यम से प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और अनुसंधान सभी स्तरों पर विशिष्टता का विधान है। पहली बार इतनी सम्यक शिक्षा नीति इस देश में लागू की गई है और इसलिए सम्यक है, बहुउपयोगी है कि इसमें भारत की परंपरा, मान्यताएं, चिंतन धारा, दर्शन, विशिष्ट ज्ञान और विज्ञान सभी का समावेश है। हम जानते हैं कि यह देश ऋषि और कृषि परंपरा का देश है। प्राचीन भारत के ऋषि भी वैज्ञानिक थे। उनकी परिभाषा है ऋषियोः मंत्र द्रष्टारः, कि ऋषि मंत्र द्रष्टा होते हैं, अर्थात अपनी प्रयोगशाला में, प्राचीन भारत के आश्रम भी प्रयोगशाला ही थे। वह फार्मूला बनाते हैं, उनका प्रयोग करते हैं और फिर जन सामान्य के लिए सुलभ कराते हैं, जिसे आज की भाषा में हम लोग कहते हैं फ्रॉम लैब टू लैंड। यह हमारे यहाँ की मान्यता रही है। अब उसी को नए सिरे से समयानुकूल बना लेना और विश्व में जहां कहीं भी ज्ञान विज्ञान की धाराएं हैं उन्हें देशानुकूल बना लेना इस शिक्षा नीति का ध्येय है। जहां तक प्राथमिक स्तर का प्रश्न है, वहां आरंभ में ही एक प्रणाली दी गई है 5+3+3+4। और इसके पहले ही प्री प्राइमरी एजुकेशन, जिसमें आंगनबाड़ी का भी सहयोग लिया जाना है। प्राइमरी स्कूल में अंक और अक्षर का ज्ञान करा देना, माध्यमिक स्तर तक जाते जाते टैलेंट और टेक्नोलॉजी का समावेश करा देना, जहां विद्यार्थियों को विषय चयन की सुविधा होगी और उसी स्तर पर उन्हें विषय का बोध करा देना। और फिर यात्रा शुरू होती है उच्च शिक्षा की, जो किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नींव है हमारी प्राथमिक शिक्षा, इस पर पहली बार इतना अधिक ध्यान दिया गया है। मेरुदंड है हमारी माध्यमिक शिक्षा, इसके बारे में
विधिवत चिंतन मनन किया गया है और कैसे इस मेरुदंड को अत्यधिक सशक्त कर दें, इसका विधान इस शिक्षण व्यवस्था में है, इस शिक्षा नीति में है। और साथ ही जो उच्च शिक्षा है वह हमारा मस्तिष्क है, जो नियंत्रक विधाओं का समुच्चय है। इसलिए तीनों स्तरों पर विविध प्रकार की शिक्षा देना जो मानव हित में है, समाज हित में है और राष्ट्र हित में है, इस पर बहुत ज्यादा दृष्टिपात किया गया है। मूल भाव इसमें यह है, जी जी, आरंभिक स्तर पर हम मातृभाषा में पढ़ेंगे, 6 क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख भी है, मातृभाषा में पढ़ेंगे और देश की जो प्रमुख 6 भाषाएं यानी बहुभाषी व्यवस्था इसमें है जो हमें देखना है। यह इस बात का द्योतक है कि विकास के लिए जो सबसे ज्यादा आवश्यक है कि आर्थिक उन्नति के लिए जन भाषा में जन वैज्ञानिक तैयार करना, तो मातृभाषा में आसानी से हम विषय का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि हम उसी में सोचते हैं और जिसमें सोचते हैं उसमें बहुत ज्यादा इजी होते हैं कुछ भी समझने के लिए। यह सोच और समझ व्यवहार के धरातल पर आ जाए जब हम मातृभाषा में अध्ययन करें और इसी में अध्यापन हो, तो बहुभाषी व्यवस्था इसमें हो जानी है। देश की प्रमुख भाषाओं की जानकारी होगी, साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमें प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित होना है, इसलिए अंग्रेजी का भी ज्ञान है। दुनिया की विविध भाषाओं को पढ़ने का भी इसमें विधान है क्योंकि बहुत सारी भाषाएं पढ़ने से वैश्विक स्तर पर रोजगार के अवसर भी मिलते हैं, बढ़ते हैं, संबंधित देशों की जानकारियां हमारे पास आ जाती हैं। ये प्रमुख बातें हैं। उच्च शिक्षा में विशेष ध्यान दिया जाता है। हम आपको बता दें कि दोस्तों काफी उनके प्रश्न भी आ रहे हैं और हमसे जुड़े हुए हैं डॉक्टर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी, कुलपति है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के। पहले वर्ष में अगर कोई विद्यार्थी पढ़ के जाना चाहता है तो उसे सर्टिफिकेट कोर्स की मान्यता मिल जाएगी। 2 वर्ष जो पढ़ के जाना चाहता है उसे डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी। जो 3 वर्ष का अध्ययन करते हैं उन्हें बीए पास कोर्स या ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था पहली बार भारतीय शिक्षा व्यवस्था में लाई गई है। पहले होता था कि अगर कोई व्यक्ति डिग्री कोर्स कर रहा है और बीच में छोड़ के चला गया तो फिर उसे पढ़ने का अवसर नहीं मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर किसी कार्यवश 1 वर्ष पढ़ के छोड़ दिया, 2 वर्ष पढ़ के छोड़ दिया तो उसे उपाधि मिलेगी, सर्टिफिकेट की उपाधि मिल जाए, डिप्लोमा मिल जाए और फिर बाद में डिग्री कोर्स मिल जाए। 3 वर्षीय पाठ्यक्रम पास कोर्स भी है, ऑनर्स कोर्स भी है। 1 वर्ष और पढ़ लेने के बाद वह सीधे पीएचडी में प्रवेश ले सकता है और वह अपने विषय का मर्मज्ञ माना जाएगा। अब एमफिल की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया कि हम सीधे उच्च शिक्षा को अनुसंधान के स्तर पर ले जाएं। तो 4 वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रम के बाद अब सीधे प्रवेश मिलेगा पीएचडी कोर्स में, ताकि अनुसंधान की दिशा विस्तृत हो, व्यापक हो और आसानी से बच्चे वहां पहुंच सके। अभी हमारे देश में जो देश का संकल्प है वहां उच्च शिक्षा में नामांकन पर्याप्त नहीं है। 2035 तक इसे 50% करने की योजना है और निश्चित रूप से हम इसमें सफल होंगे। और पहली बार सुनिश्चित किया गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में सकल राष्ट्रीय आय का 6% निवेश किया जाएगा, व्यय किया जाएगा। यह निश्चित रूप से हमारे यहाँ अनुसंधान और अध्ययन की विधा के लिए एक बहुत आवश्यक, अनिवार्य और सहायक उपक्रम है, जिससे इस क्षेत्र को उछाल मिलेगी, इसमें गति बढ़ेगी। इस तरह उच्च शिक्षा में न केवल परंपराओं का, देशज ज्ञान का बोध होगा, इस देश की भाषाओं का बोध होगा, उन्हें महत्व मिलेगा। भाषाओं के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर सघनता, गहनता, आत्मीयता का भाव जागृत होगा। अपितु इस देश में समावेशी अध्ययन, समावेशी विकास का भी विधान होगा। जो आदिवासी समुदाय है इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान इसमें दिया गया है और यह इस शिक्षा व्यवस्था की विशेषताएं हैं। निश्चित रूप से इसके लागू होने के बाद हम एक नए युग में प्रवेश करेंगे और हम ग्लोबल सिटीजन तैयार करेंगे, जो हमारी शिक्षा का ध्येय है।
कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में हम नेतृत्वकर्ता पैदा करेंगे। वस्तुतः शिक्षण संस्थान का जो उद्देश्य होता है कि हम वर्तमान को व्यवस्थित करें, सुव्यवस्थित करें और भविष्य के रचनाकार की रचना करें। इस शिक्षा नीति में सबके लिए विशेष स्थान है और इस शिक्षा नीति के साथ ही साथ अब यह सुनिश्चित है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस देश में उसकी योग्यता, क्षमता और पात्रता के अनुसार स्थान मिलेगा, सम्मान मिलेगा और उसे पहचान मिलेगी। और इस शिक्षा नीति के माध्यम से तो आने वाली दुनिया है उसे ज्ञान लोक कहा जाता है। ज्ञान लोक के रूप में उसे प्रतिष्ठित होना है। ज्ञान लोक में हिंदुस्तान महानतम राष्ट्र बनेगा, ऐसा विश्वास है इस शिक्षा नीति के माध्यम से। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकेत और संदेश, सिद्धि से संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ना, संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ते कदम में यह एक महत्वपूर्ण सोपान है। और निश्चित रूप से जो भी उन्होंने संकल्प ले रखा है इस राष्ट्र के उन्नयन के लिए, उसमें राष्ट्र को सिद्धि प्राप्त होगी। हम साधना के दौर में हैं। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए इसमें जो जाता है वह साधना करता है, साधक होता है और साधक को ही सिद्धि मिलती है। इतनी अच्छी शिक्षा नीति के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बार बार बधाई, माननीय शिक्षा मंत्री जी को बार बार बधाई। हम आप सभी जानते हैं कि अदृश्य विषाणु कोरोना के दौर में भी शिक्षा का क्षेत्र बहुत प्रभावित नहीं हुआ। हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अध्ययन अध्यापन करते रहे और विद्यार्थियों से निरंतर शिक्षक गण का संवाद होता रहा और यह प्रक्रिया चलती रही। किसी भी देश के विकास के लिए सबसे आवश्यक शिक्षा ही होती है। विकास का मार्ग शिक्षा के माध्यम से ही तय किया जाता है, इसलिए शिक्षा नीति उस विकास के मार्ग को और प्रशस्त करेगी और भारत को दुनिया का श्रेष्ठतम राष्ट्र बनाने में सहायक होगी। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, आपने जिस प्रकार से सुना, और श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी कुलपति हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के, और आप पूरी शिक्षा नीति पर समग्रता से आपने बताया कि समग्र शिक्षा से, इससे समग्र विकास होगा इस शिक्षा नीति से, और निश्चित तौर पर ये 34 साल के बाद आया है और कई परिवर्तन होने वाले हैं। इस बीच सर एक प्रश्न आ गया है और ये प्रयागराज से है प्रश्न, और ये कुलदीप का प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि आपने शिक्षा नीति के बारे में काफी अच्छा बात किया, लेकिन हिंदी की वर्तमान स्थिति और इसके प्रचार प्रसार की क्या योजनाएं है सरकार के पास, इसके बारे में आप कुछ बता पाएंगे क्या? देखिए, हिंदी को हमें विधिवत समझ लेना चाहिए। इस शिक्षा नीति में जब कहा गया कि मातृभाषा में अध्ययन की व्यवस्था होगी, अध्यापन की व्यवस्था होगी, तो उसका यही आशय था कि हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 343 में जो लिखा गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी, तो इसका यही आशय था कि हम निरंतर इस भाषा का प्रयोग करेंगे प्रशासनिक कार्यों में भी और लोक व्यवहार में भी। जहां तक आज की स्थिति का प्रश्न है, तो हिंदी अब बहुत मजबूत स्थिति में है। वह भाषा जो व्यवहार, रोजगार और व्यापार की भाषा होती है, उसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। आज हिंदी लोक व्यवहार की भाषा है, रोजगार की भाषा है और व्यापार की भाषा है। इसका महत्व आप इसी से समझ सकते हैं कि आज दुनिया में हिंदी बोलने वालों की संख्या 90 करोड़ से अधिक है। लगभग 137 देशों में हिंदी और भारतीय भाषाओं के जानकार लोग हैं। 20 से अधिक देशों में हिंदी बोलने वालों की स्थिति बहुत ज्यादा प्रभावी है। यह महत्व है। अब कहीं भी आप इस देश को लें या दुनिया के विभिन्न देशों को लें जिनके बहुत नाम महत्वपूर्ण है, यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ के विभिन्न देश, सब जगह हिंदी पाठ्यक्रम संबंधित विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं। वहां पढ़ने वाले लोगों को तत्काल रोजगार मिल जाता है, दूतावास में, पर्यटन के क्षेत्र में, होटल उद्योग में।
तो यह इस भाषा की विशेषता है कि अब इसके माध्यम से दुनिया भर में रोजगार का अवसर मिल रहा है। मार्केटिंग, यह पूरा जो समाज है आज का उदारीकरण के दौर में जिसका नामकरण हो गया था मार्केट सोसाइटी, यह जो बाजार समाज है इसमें वही भाषा टिकती है जो भाषा चलती है, और वही भाषा चलती है जिसमें व्यापार होता है। तो अब दुनिया में व्यापार भी हिंदी भाषा में होने लगा है, इसलिए हिंदी का महत्व क्रमशः बढ़ता चला जा रहा है। और जैसा मैंने बताया आपको कि यह अब हिंदुस्तान में तो जनसंपर्क की भाषा है ही, जी, वैश्विक मंच पर ही यह देश संपर्क की भाषा बन रही है। विभिन्न देशों के लोग जिन्हें भारत का सहयोग चाहिए, आज दुनिया का कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जो बिना हिंदुस्तान के अपने आर्थिक प्रगति की इबारत लिख सके, और जिसे ऐसे में हिंदुस्तान का सहयोग चाहिए उसे हिंदी की जानकारी भी चाहिए। तो आज हिंदी बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में है और क्रमशः इसका साहित्य समृद्ध होता जा रहा है। और हिंदी साहित्य के माध्यम से जो हमारे देश का पुरातन ज्ञान संस्कृत में, तमिल में, तेलुगु में, उड़िया में निहित है, और जो भाषाएं हैं इस देश की, सिंधी, पंजाबी, मराठी, तो सभी भाषाओं में जो ज्ञान संकलित है अब वो अनुवादित होकर हिंदी के माध्यम से विश्व मंच पर पहुंच रहा है। यह हिंदी की तेजी से बढ़ती हुई महत्ता और उपादेयता का द्योतक है। अब पहले जो बात होती थी इस देश में हिंदी, हिंदुस्तान, अब वो वस्तुतः दिखलाई दे रहा है। तो आज हिंदी का बहुत ज्यादा महत्व है। जी हाँ, बिल्कुल हिंदी का काफी महत्व है। कुलदीप को इसका जवाब मिल गया होगा। और प्रयागराज से निश्चित तौर पर पहले इलाहाबाद कहा जाता था और वहाँ हिंदी का काफी गढ़ है, इसलिए उनका प्रश्न था हिंदी पर ही। निश्चित तौर पर सर एक बात है, शिक्षा नीति बनी है और कैसे चेंज होगा, कभी बदलाव होगा। छोटे बच्चों में काफी उत्साह है और उन्हें लग रहा था कि जैसे यूट्यूब पर खोज रहे हैं या टीवी चैनलों पर जब उनका शिक्षा नीति आया, 6-7 के क्लास के बच्चे भी काफी उत्साहित हुए कि हमें कुछ नया पढ़ने को मिल रहा है और नया हमें एक सब्जेक्ट मिलेगा 6-7 से ही, जिस प्रकार से आपने बताया 5-3-3-4 करके कुछ। आप क्या कहेंगे कि उनमें अब संस्कार भरे शिक्षा मिल पाएगी उनको? अवश्य, क्योंकि हमारी शिक्षा नीति के जो मूल सिद्धांत है उसमें लिखा ही है प्रत्येक छात्र की विशिष्ट क्षमताओं को मान्यता दिया जाएगा, पहचान को बढ़ावा दिया जाएगा, बहुविषयक समग्र शिक्षा की व्यवस्था होगी विद्यार्थियों के लिए, नैतिकता और मानवता के मूल्य उन्हें बताए जाएंगे, सभ्यता और संस्कार के मूल्य बताए जाएंगे, संवैधानिक मूल्य बताए जाएंगे। केवल जो पहले रट लेने का विधान था ऐसा नहीं होगा, संकल्प की जानकारी उन्हें दी जाए। बच्चा स्वयं सोचेगा, विचार करेगा और उसकी एक धारणा बनेगी, इसलिए इसका महत्व है। उसे पाठ्यक्रम के लचीलेपन का लाभ मिलेगा, व्यावसायिक शिक्षा क्या होती है इसका बोध होगा कि हम कैसे आजकल उन शिक्षा पद्धतियों में जाएं जो हमें त्वरित आगे ले चल के आत्मनिर्भर होने में, स्वावलंबन होने में सहयोग करेंगे। हमारे यहाँ की एक बहुत अच्छी नीति रही है मानवेंद्र जी, मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगा इसी प्रसंग में। महाभारत में धृतराष्ट्र ने विदुर जी से पूछा कि विदुर, मेरे पास बहुत ज्यादा वैभव है, बहुत बड़ा साम्राज्य है, मेरे पास 100 पुत्र हैं, लेकिन फिर भी सुख नहीं है, सुख के उपाय बताओ। तो विदुर ने जो उपाय बताया उसका संबंध सीधे शिक्षा नीति से है। उन्होंने कहा, अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वशश्च पुत्रोर्थ करी च विद्या खड जीव लोकस्य सुखानि राजन। हे राजन, सुख के 6 उपाय हैं इस संसार में मनुष्यों के लिए कि दिनचर्या हमारी व्यवस्थित चले, अर्थागमो नित्यम, अर्थात हम दिनचर्या करें, हमारा जीवन चले, दैनिक जीवन, उसके लिए पर्याप्त हमारे पास संसाधन हो, हमारा शरीर निरोग हो, जिसकी आज बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हम आप सभी जानते हैं कि कोरोना के चलते हम सब संशय ग्रस्त हैं, शिक्षण प्रणाली इस संशय से दूर करने का विधान है। तो हमें नैरोग्यता की प्राप्ति हो, जो सहचर या सहचरी है वह प्रियकर भी हो, प्रिय बोलने वाला भी हो, लचीलापन के दोनों भाव रखने चाहिए। एक तो विषय का विकल्प हमारे सामने होगा और मृदुता का भाव भी होगा, हमारे अंदर कठोरता ना है, हमारे अंदर मृदुता का भाव रहे।
तो सहचर सहचरी प्रियकर भी हो, प्रिय बोलने वाला भी हो, संतान बात सुनने वाली हो, अर्थात सम्मान करने वाली हो। संतान तो माता पिता और समाज का तभी सम्मान करेगी जब उसमें संस्कार हो, वो हमारी सभ्यता और संस्कृति की समझ रखता हो और उसके अंदर परख की क्षमता हो। तो इसलिए इस शिक्षा के माध्यम से सभ्यता और संस्कृति का बोध कराया जाएगा, संस्कार दिया जाएगा। और जो सरोपर, जो आज के संदर्भ में मैं कह रहा था, अर्थ करी च विद्या, वही विद्या लाभप्रद है जिससे हमें आजीविका का साधन मिल जाए। तो आज की शिक्षा व्यवस्था में जो व्यावसायिक शिक्षा है, इस पर बहुत ज्यादा विचार किया गया है। साथ ही इसका अंतरराष्ट्रीयकरण होना है कि जो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय हैं उन्हें हमारे देश में अपनी शाखा खोलने का अधिकार होगा। और हमारा स्वयं का जो मानक है स्टडी इन इंडिया, कि जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए बाहर चले गए हैं, हम उन्हें उससे बेहतर अवसर अपने देश में देंगे। अब हमारी जो पढ़ाई होगी उस शिक्षा के क्षेत्र में, 2 विश्वविद्यालयों की ज्वाइंट पढ़ाई होगी। अगर वहां से पढ़ के यहाँ चला आ गया तो वहां के पाठ्यक्रम को यहाँ के साथ जोड़ लेंगे और उसकी शिक्षा कंप्लीट मानी जाएगी। अर्थात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोलैबोरेशन होगा। अब विद्यार्थी के पास आंचलिक स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतरराष्ट्रीय स्तर सभी पर समझ विकसित करने का अवसर होगा, अध्ययन करने का अवसर होगा। इसलिए जो उत्साह है ये बहुत ज्यादा स्वाभाविक है, क्योंकि इसमें योग्यता का विधान है और गुणवत्ता परक शिक्षा का विधान है, जिससे भारतीय भाषा, कला और संस्कृति का प्रचार भी हो, प्रसार भी हो, व्यवहार भी हो और पूरी दुनिया इसे अंगीकार करे, इसके लिए प्रयास भी होना है। जी हाँ, बिल्कुल सर, आपने पूरे विस्तृत रूप में हमें जानकारी दी और निश्चित रूप से दोस्तों को भी जानकारी मिल गई होगी और लगातार उनके प्रश्न आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं डॉक्टर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी से, तो आप निश्चित तौर पर, आप व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर अपने संवाद लिख के भेजिए, तुरंत प्रश्नों का जवाब मिलेगा। जी हाँ, व्हाट्सएप नंबर हम आपको बता देते हैं 9582082456। जी हाँ, आप ये आपके स्क्रीन पर भी है। निश्चित तौर पर अगर आप ऑनलाइन हैं तो आप सीधे प्रश्न पूछेंगे, खास तौर से डॉक्टर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी उसका जवाब भी देंगे। दोस्तों, और जिस प्रकार से आपने बताया है, खास बात यह है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार से शिक्षा नीति पर इन्होंने चर्चा की, लोगों को इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी मिले, क्योंकि अभी भी ऐसा असमंजस कुछ ना बना रहे। और देखिए, ये प्रश्न आया है, ये है पटना से आया है और ये है अवनीश चौधरी जी। ये जानना चाह रहे हैं कि सर, हमने आपकी यूनिवर्सिटी की चर्चा की इसलिए कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय आदिवासी अंचल में अवस्थित है, इसके लेकर क्या कुछ योजनाएं हैं और यहाँ पर अगर कोई नामांकन लेना चाहे तो कैसे पहुंचे? अवनीश जी और मानवेंद्र जी के माध्यम से, हिंदुस्तान हॉटलाइन न्यूज के माध्यम से जो लोग भी सुन रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूं जी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में अवस्थित है और इस पूरे अंचल को रेवाखंड कहा जाता है। हमारे देश में स्कंद पुराण का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसमें रेवाखंड का विस्तृत विवरण है और इसकी बहुत ज्यादा मान्यता है। इसे पुण्य तीर्थ कहा जाता है। यहाँ से मां नर्मदा का उद्गम होता है और कहा जाता है कि मां नर्मदा में जितने भी कंकड़ हैं वो स्वयं शिवत्व स्वरूप प्राप्त हैं। इस अंचल में कंकड़ को शंकर कहा जाता है। तो बहुत ज्यादा मान्यता है इस अंचल की। 4 नदियां निकलती हैं जिसमें नर्मदा, जोहिला, सोन और अरंडी, इनकी बहुत मान्यता है। यह जो विश्वविद्यालय है प्रकृति के अंचल में अवस्थित है। अरण्य क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, अब देखते ही बनता है। बहुत सुंदर विश्वविद्यालय, दुनिया का एकमात्र विश्वविद्यालय जो प्रदूषण मुक्त है। वायुमंडल में कोई प्रदूषण नहीं है। तो इस दृष्टि से अद्भुत विश्वविद्यालय है, जहां इस विश्वविद्यालय में 12 संकाय हैं, 20 विभाग हैं। हमारा एक क्षेत्रीय परिसर मणिपुर में है, वहां भी 5 विभाग हैं। तो कुल 35 विभाग हैं, 12 संकाय हैं जिनके अंतर्गत यहाँ शिक्षा दी जाती है। लगभग 4000 विद्यार्थी हैं हमारे विश्वविद्यालय में और यह विश्वविद्यालय का क्षेत्र संपूर्ण भारत है। और आज जो हमारे पास विद्यार्थी हैं, इस देश के विभिन्न प्रांतों, कोई ऐसा प्रांत नहीं है जहाँ के विद्यार्थी हमारे विश्वविद्यालय में ना हो। इसकी 2 और बहुत अच्छी विशेषताएं हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हिंदुस्तान का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है
जहां एक प्राइमरी स्कूल भी है, जहां एक सेंट्रल स्कूल भी है। इस कैंपस में मॉडल ट्राइबल स्कूल है और वास्तव में वो मॉडल है। मैं चाहूंगा कि देश के सभी विश्वविद्यालयों में इस प्रकार की प्रणाली विकसित हो जाए। आप उन बच्चों को देखेंगे तो उनके अंदर संस्कार इतने अधिक हैं कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि 2, 3 और 1 में पढ़ने वाला विद्यार्थी धारा प्रवाह संस्कृत बोलता है, धारा प्रवाह हिंदी बोलता है, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है, संस्कृत के सूत्र बोलता है। तो यह संस्कार यहाँ के बच्चों को आरंभ से ही दिया जाता है। हमारे यहाँ का सेंट्रल स्कूल बहुत व्यवस्थित है। जो प्राइमरी स्कूल है और सेंट्रल स्कूल है जहाँ माध्यमिक शिक्षा दी जाती है, उनके विद्यार्थियों के कला कौशल से आप अचंभित रह जाएंगे। और उच्च शिक्षा का तो कहना ही नहीं। हमारे यहाँ जो विज्ञान है, वहाँ की प्रयोगशालाएं अंतरराष्ट्रीय मानक की हैं और अद्भुत प्रयोग यहाँ होते हैं। अभी इस कोरोना वायरस को लेकर के भी बहुत बड़ा प्रयोग हो रहा है, जिसे अम्ब्रेला प्रोजेक्ट कहते हैं, कि न केवल इस वायरस के उन्मूलन का विधान किया जाए, अपितु भविष्य में भी अगर कोई वायरस पैदा होते हैं, क्योंकि बहुत सारे देश इसको लेके चिंतित हैं, पूरी दुनिया चिंतित है और एक ऐसा देश भी है जो इस प्रकार के कुकर्म करने में लीन है, ऐसे विषाणु को तैयार करने में। तो कोई ऐसा विषाणु ना बचे जिसे हम अपने इस अम्ब्रेला प्रोजेक्ट से समाधान जिसका ना कर दें। तो ये हमारे यहाँ चल रहा है। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं हमारे यहाँ। कला, वाणिज्य, विज्ञान, फार्मेसी, योग, ट्राइबल स्टडीज, अर्थ साइंस एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, ह्यूमैनिटीज, कंप्यूटर साइंस, प्रिपरेटरी, कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज करके 12 संकाय हैं। और यहाँ प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता है। अभी उसकी तिथि संभवतः शेष होगी। जो पूछ रहे थे वो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। इसमें आवेदन पत्र भरा जाता है और प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश होता है। इस बार थोड़ी परीक्षा कराने की स्थितियां विकट हैं, तो संभवतः मेरिट बेसिस पर एडमिशन लिया जाए। यहाँ शोध बहुत अच्छा हो, शोध पर बहुत ज्यादा फोकस है हमारे विश्वविद्यालय का। इनोवेटिव रिसर्च जिसे कहते हैं, उस पर बहुत ज्यादा फोकस है। और हम फोकस इसलिए भी करते हैं कि हम जिस अंचल में हैं उसे जनजातीय अंचल कहते हैं। हमारी नई शिक्षा नीति में भी देशज ज्ञान पर बल दिया गया है और इस क्षेत्र में अद्भुत देशज ज्ञान है, अद्भुत वनौषधियां हैं। और देशज ज्ञान के 2 उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। एक यहाँ बैगा जनजाति है। आरंभ में इन्हें वैद्य कहा जाता था, समय के साथ ये बैगा कहे जाने लगे। स्थानीय औषधियों से व्याधियों के निर्मूलन का ज्ञान उनके पास है। कौन सी वनस्पति किस बीमारी को ठीक कर सकती है वो विधिवत जानते हैं। हमारे यहाँ संस्कृत में कहा गया है कि हमारे यहाँ कोई ऐसी वनस्पति नहीं है जिसके पास औषधीय गुण नहीं हो, इसीलिए हमारे वनस्पतियों की वंदना का विधान है। एक जनजाति है अगरिया उसके पास एक अद्भुत ज्ञान है मेटलर्जी का। उसमें अभी भी ऐसे लोग हैं जो मिट्टी पर हाथ घुमाकर बता सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा धातु है। ये अद्भुत ज्ञान है। और जंग रहित लोहा बनाने की विधा उनके पास है। छोटे छोटे भट्टियों में वह जंग रहित लोहा बना देते हैं। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि महाभारत कालीन जितने अस्त्र शस्त्र थे उनके निर्माण में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। आज यह ज्ञान उनके पास है। तो मेटलर्जी का ज्ञान उनके पास है, औषधि शास्त्र का ज्ञान उनके पास है। इस ज्ञान का हम व्यापक स्तर पर प्रयोग कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो वनस्पतियां हैं जिनसे औषधीय गुण का हम प्रयोग ले सकते हैं आने वाले दिनों में, उसमें गुलबकावली है। दुनिया का सबसे ज्यादा सुगंधित पुष्प जिसे गुलबकावली कहते हैं पाया जाता है। एलोवेरा, तुलसी, गिलोय, हल्दी, कई प्रकार की तुलसी, कई प्रकार की हल्दी इस क्षेत्र में होता है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है मानवेंद्र जी कि अन्न की बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। आपने भी नाम सुना होगा, सांवा, टांग, कोदो, मड़ुआ। उसमें कोदो जो अन्न है सर्वश्रेष्ठ कोदो इस अंचल में होता है और हमारा विश्वविद्यालय उसकी ब्रांडिंग करता है जिसे अमरकंटक कोदो कहते हैं। बहुत अच्छी खीर बनती है। दुनिया का सबसे अच्छा शहद इस अंचल में होता है, उसकी ब्रांडिंग अमरकंटक शहद के रूप में की जाती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें इस क्षेत्र में है। रेशम पर्याप्त, लाख पर्याप्त, जिस पर हम बहुत ज्यादा रिसर्च करने वाले हैं आने वाले दिनों में। अर्जुन के पेड़ पर्याप्त हैं जिससे अर्जुनारिष्ट बनता है।
हृदय रोग की सबसे अच्छी औषधि उसी से तैयार होती है। साल के वन केवल इसी क्षेत्र में रह गए हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि यहाँ 4 नदियों का उद्गम स्थल है, लेकिन कोई हिम शिखर नहीं है। यहाँ की पहाड़ियों पर ऐसे वृक्ष हैं जिनकी जड़ से नदियां निकलती हैं। उनके पास ये क्षमता है कि प्रकृति से सीधे जल लेते हैं और अपने जड़ से उन्हें बाहर निकालते हैं। आप बहुधा सुने होंगे भारत में कंदमूल का विधान था। जो कंदमूल खाने वाले हजारों हजार वर्ष तक जीवित रहते थे हमारे ऋषि मुनि। जी हाँ, बिल्कुल सर। पाया जाता है वो अन्न का वैकल्पिक स्रोत भी हो सकता है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। ये सारी विशेषताएं इस क्षेत्र की हैं। तो इन विशेषताओं से विद्यार्थी अवगत होता है, समाज को बहुत कुछ देता है, राष्ट्र को बहुत कुछ देता है और मानवता को बहुत कुछ देता है। तो इस क्षेत्र में जिसकी भी जिज्ञासा हो, अभिलाषा हो, रुचि हो, ऐसे विद्यार्थी यहाँ प्रवेश ले सकते हैं। सबके लिए अवसर है और मेरी खुद की इच्छा है कि इस देश के तो सभी अंचलों के विद्यार्थी हमारे पास हैं। हमारा एक कैंपस मणिपुर में भी है। दुनिया से भी विद्यार्थी हमारे पास अधिक से अधिक संख्या में आए और देखें कि हिंदुस्तान का मूल ज्ञान किस प्रकार का है। और हमारी शिक्षा नीति में इस पर बहुत ज्यादा बल भी दिया गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने इतनी विस्तृत जानकारी दी और हम तो चाह रहे थे कि और भी आपसे बात करें, लेकिन समय का बंधन है। और देखिए, प्रश्न भी आ गए। जीवन यात्रा का से किसी ने लिखा है कि हिंदी साहित्य विकास यात्रा, और इस पर बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी। हम उस पर आगे बात करेंगे। आपको हम वादा करते, आपसे हम वादा करते हैं। डॉक्टर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी सर, जिस प्रकार से आप आए, आप विस्तृत जानकारी दिए, निश्चित तौर पर मन सुनने का तो बस मन ही कर रहा था। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है। आदिवासी इलाके में इतने प्रचुर मात्रा में है और उसके बारे में शायद हम लोग जैसा आदमी अगर वहां नहीं गया है तो उसको नहीं जानकारी है, और कह सकते हैं कि हम अनभिज्ञ ही रहे। केवल नाम चलते चलते एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा कि जो लोग भी सुन रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है, संकल्प से सिद्धि की ओर, मेरा आप सभी से आग्रह है कि हम सब जहां कहीं, जिस रूप में, जिस पद पर, जिस स्थान पर, जिस भूमिका में हो, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भारत को स्वच्छ, स्वस्थ, संपन्न, समर्थ और सशक्त राष्ट्र बनाने में अपना योगदान करें। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतना अच्छा संदेश दे गए। निश्चित तौर पर युवा काफी प्रोत्साहित होंगे और उत्साहित होंगे और उनके प्रश्नों का यहाँ मार लगा हुआ है। हम फिर आपसे बात करेंगे अगले सप्ताह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी हाँ दोस्तों, जो ये थे श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी, कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के। जिस प्रकार से उन्होंने वर्तमान हिंदी की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की, शिक्षा नीति पर चर्चा किया और अपने यूनिवर्सिटी के बारे में बताया कि आप वहां जा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, और उसके बाद वो कि कहाँ घूम सकते हैं और क्या क्या है यहाँ पर प्रचुर मात्रा में, इन सबों की जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई प्रश्न है और आप जुड़ना चाहते हैं हिंदुस्तान हॉटलाइन में, तो केवल आपके स्क्रीन पर चल रहा है मोबाइल नंबर, आप उस पर केवल मिस कॉल कीजिए, आपकी उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। और अगर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप प्रश्न भी भेज दीजिए। जब भी हमारे गेस्ट आएंगे निश्चित तौर पर आपका जवाब मिलेगा। और हम प्रतिदिन लाते हैं इस समय साहित्य पर भी कार्यक्रम, और निश्चित तौर पर रूबरू का ये कार्यक्रम है। और हमारा भी यही खासतौर से हमारा मिशन है कि हम किसी भी तरह से अपने साहित्य और अपनी परंपरा को आगे बढ़ाएं। और इसलिए इस प्राइम टाइम में हम कोई राजनीतिक लड़ाई करने यहाँ नहीं आते हैं। आप उसके लिए हमने समय रखा है 2 बजे। जी हाँ, राज की बात, राजनीति वहां होती है। और हस्तक्षेप हमारा कार्यक्रम 11 बजे आता है, जिसमें आप किसी भी प्रकार बड़े पत्रकारों से हम आपको मिलवाते हैं और विश्लेषक से मिलवाते हैं, ताकि वह स्थिति को पता लग सके। और अभी हमारा जो चल रहा है एपिसोड, उसमें है बिहार विधानसभा चुनाव, क्या चुनाव हो या ना हो, और उस पर काफी कुछ विश्लेषण आ चुका है। वो आप कल सुने। निश्चित तौर पर फिर से 11 बजे जुड़ेंगे और 9 बजे, जी हाँ सुबह 9 बजे भाग्योदय कार्यक्रम हम आपके लिए लाते हैं, जिसमें दैनिक पंचांग होता है और राशिफल होता है। तो दोस्तों, अब दीजिए मानव को इजाजत। हम फिर सुबह मिल रहे हैं 9 बजे। जी हाँ, तब तक आप इंतजार कीजिए और शुभ रात्रि।